Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Okay, fine. Friends, for this chapter, today's lecture is a very important lecture because today we are going to discuss the Ampere circuital law and its application. So we'll first discuss what is the Ampere circuital law, and then we'll also discuss some of the application of the Ampere circuital law. So our topic, today's topic is Ampere's circuital law. So this is what is our today's topic. So वैसे कोई भी स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट के ऊपर से हम इक्वेशन लिखते हैं, बट यहाँ पे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर द स्टेटमेंट. वैसे जनरली क्या होता है कि स्टेटमेंट के ऊपर से हम इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा काम करेंगे. यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ का डायरेक्टली पहले इक्वेशन लिखेंगे और उसके ऊपर से हम स्टेटमेंट बनाएंगे. चलो, सो ये जो है ना वो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है, मतलब ये इक्वेशन है. तो इसके ऊपर से मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म करना है. ओके, चलो ये जो इक्वेशन है उसके ऊपर से मुझे स्टेटमेंट बनाना है. तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, आई कैन से यहाँ पे इंटीग्रेशन है एंड डॉट डीएल. डीएल का मतलब लाइन इंटीग्रेशन होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रहा है आपको इक्वेशन का? तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, विद रिस्पेक्ट टू द क्लोज्ड लूप. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो क्या है? दैट इज अ लाइन इंटीग्रेशन. अगर यहाँ पे डी ए होता तो उसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं, और यहाँ पे अगर डी वी होता वॉल्यूम तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं. यहाँ पे लाइन एलिमेंट है, वेक्टर डीएल है, तो उसको लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे. तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन that is a magnetic field over a closed loop is equal to, चलो अब what is that, राइट साइड क्या है? तो it is the product of the net current enclosed by that closed loop and the permeability of a vacuum. So line integration of a magnetic field over a closed interval is equals to the product, equals to product of net electric current enclosed by that closed loop and permeability of a vacuum. So ये इसका स्टेटमेंट है. तो हम यहाँ पे
ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको प्रूव नहीं करने वाले हैं हम, उसको डायरेक्टली याद रखने वाले हैं, उसको समझ, उसका हम प्रूफ उसका कोई नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम यहाँ पे उसके प्रूफ की बात नहीं करेंगे, उसका कोई प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, बट उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। ओके, क्या है मतलब, ये तो आपको समझ में आ गया वो स्टेटमेंट कैसे मैंने बताया बनाया। वैसे स्टेटमेंट के ऊपर से फॉर्मूला बनाना होता है, बट यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर से स्टेटमेंट इजीली फॉर्म हो जाएगा कि भाई लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ the net current enclosed by that closed interval to the and the permeability of vacuum. So this is what is the Ampere circuital law. Now to understood Ampere circuital law, I will consider a closed loop. मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप का assumptions कर रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने के लिए। अज्यूम करो कि ये कोई क्लोज्ड लूप है, इमेजिनरी, इट इज अवर इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। ये कोई इमेजिनरी क्लोज्ड लूप है, उसको एम्पियरन लूप भी बोल सकते हैं, इसको हम एम्पियरन लूप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ करंट कैरिंग वायर इस लूप के अंदर से पास हो रहे हैं, और वाइस वर्सा आई कैन से कि हमने कोई जहाँ पे करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास कोई क्लोज्ड लूप का हमने अजम्पशंस किया है, इमेजिनरी किया है, इमेजिन किया है। तो कुछ करंट कैरिंग वायर लूप के बीच में से पास हो रहे हैं, कुछ उसके आउटसाइड है। I am not proving the Ampere circuital law. I am just explaining the Ampere circuital law with a example. तो सोचो कि कुछ करंट्स जो है ना वो ये लूप में से बाहर के साइड आ रहा है, ऊपर की साइड, और कुछ करंट्स अंदर जा रहा है, और कुछ करंट जो है वो लूप के आउटसाइड है। कोई मुझे बताएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका याद हमको किसकी याद दिलाता है? ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी याद दिलाता है, कोई बताएगा मुझे? E dot dl ये स्टेटमेंट किसकी याद दिलाता है? Gauss law. एग्जैक्टली, इट्स रिमाइंड अस लाइक अ गॉस लॉ। गॉस लॉ कैसा था कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस, that was integration e dot dA, that was equals to the ratio of a charge enclosed by that closed surface to the permittivity of vacuum. So that is approximate, that is almost compatible with the Gauss law. तो फ्रेंड्स सही बात है, इसका जो एप्लीकेशन है ना एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो भी गॉस लॉ जैसा ही है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी गॉस लॉ जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो, इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, in the right side of equation, in the right side of the equation we will consider, ये प्रूफ के बिना आपको याद रखना है, तो ये जो है ना वो डायरेक्टली हम याद रखेंगे। the right hand side of the equation we should consider only those current which are enclosed by closed loop. So here we should consider only, देखो राइट साइड जो इक्वेशन है ना उसमें समेशन ऑफ जो आई है ना, याद करो वो गॉस लॉ में भी ऐसा ही था कि जो चार्ज, जो एंक्लोज चार्ज ही आपको कंसिडर करना था, बाहर के चार्ज को आपको कंसिडर नहीं करना था। बट मतलब on the right hand side of the right hand side of the equation we should consider only those current which are enclosed, but in the left
side of equation vector B is the effect of all currents, all such currents, all currents, whether they are enclosed or not, all current which are enclosed or not. मतलब कि राइट साइड इक्वेशन के जो राइट साइड, ये हमको सारा चीज एक्सेप्ट करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना, वो उसका कोई प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो कैसे अप्लाई करना है उसमें मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब उसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सो एम्पियर सर्किटल लॉ में राइट साइड जो है ना, उसमें जो करंट एंक्लोज हो रहे हैं उसी को आपको कंसीडर करना है, बट लेफ्ट हैंड साइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द ऑल द करंट्स वेदर दे आर एंक्लोज्ड और नॉट। ओके सर खबर नहीं पड़ी। हाँ, मतलब समेशन ऑफ जो आई है ना, समेशन ऑफ आई, ये राइट साइड इक्वेशन का राइट साइड देखा आपने, हाँ सर। तो उसमें समेशन ऑफ आई में आपको कौन कौन से करंट कंसीडर करने हैं? जो ये एम्पियर लूप है उसके द्वारा एंक्लोज हो रहे हैं, तो कौन कौन से करंट एंक्लोज हो रहे हैं, मतलब लूप के बीच में से कौन से पास हो रहे हैं? 1 2 3 4। I1, I2, I3 and I4, so that should be considered, but I5 and I6 is not considered when you take the summation of the current I in the right hand side of the equation. But left hand side में जो magnetic field produce होता है, it is the effect of all such currents. लेफ्ट हैंड साइड में जो B है वो सारे करंट्स का इफेक्ट है, मतलब B प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो I1 to I6 ऑल द करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। ऐसा क्यों वो नहीं पूछना है आपको, आपको ये डायरेक्टली हम इंफॉर्मेशन में आपको दे रहा हूं, उसका प्रूफ नहीं पूछना है आपको। ओके नाउ हियर टू फाइंड which current are positive and which are negative, which current are taken negative, to find which currents are positive and which currents are negative, we will apply right hand screw law। तो उसका मतलब कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको लाइन इंटीग्रेशन के सेगमेंट आपको दिखाना है, लाइन इंटीग्रेशन के सेगमेंट आपको दिखाना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि आप जो है ना वो इस डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो। मैं अभी ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि हम जो लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है। मैं अभी नेक्स्ट थ्योरी में आपको प्रूव कर दूंगा कि आप चाहे कोई भी डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रेशन लो, तो भी जो फाइनल आंसर है उसमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी में अभी प्रूव कर दूंगा। तो assume that I am taking the line integration in this manner। तो जो राइट हैंड स्क्रू लो है ना वो ऐसा है कि rotate your screw in the direction of the vector of line integration। Rotate your screw in the direction of line integration। मतलब जिस डायरेक्शन में आप लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो इस डायरेक्शन में आपको स्क्रू को रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो लाइन इंटीग्रेशन किया है उस डायरेक्शन में अगर आप स्क्रू रोटेट करते हो तो स्क्रू का एडवांसमेंट कहाँ पे होगा, स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा मुझे बताओ। इफ यू रोटेट द स्क्रू, एक मिनट,
इफ यू रोटेट द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, तो मुझे बताओ कि मैंने जिस डायरेक्शन में यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो आपका स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इफ यू रोटेट द स्क्रू इन दिस मैनर, तो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? आप जस्ट यू पुट द स्क्रू एंड रोटेट द स्क्रू, और बताओ मुझे जिस डायरेक्शन में मैंने लाइन इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो आपका स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वर्टिकल, वर्टिकल, अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड, अपवर्ड। upwards. Very good, very good. So rotate your screw in the direction of line integration. Then current in a advancement of a screw should be taken positive and opposite current should be taken negative. उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो करंट है उसको आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो मुझे ये बताओ कि हमारे जो एग्जांपल, मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने जो एग्जांपल अभी आपको दिया हुआ है, तो उसमें कौन से करंट पॉजिटिव हो गए, कौन से नेगेटिव हो गए, बताओ। तो मैंने जो अभी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें कौन से करंट पॉजिटिव हो गए, कौन से नेगेटिव हो गए, कोई बताएगा मुझे? I1, I2 positive. या हियर समेशन ऑफ आई, क्या लिखना पड़ेगा आपको? ये समेशन नेट सम का मतलब एल्जेब्रिक सम, तो I1, I2, I3 एंड I4, ये नेट सम जो है ना, वो आपको पता है कि I1, I2, I3, I4 आपको मतलब सबका एडिशन करना है, बट वो कुछ को पॉजिटिव करना है, कुछ को नेगेटिव करना है। वो पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है, तो उसके लिए रूल है, एंड रूल क्या है? वो राइट हैंड स्क्रू, अभी जो मैंने बताया ना, वो रूल आपको कंसिडर करना है। तो कौन कौन से पॉजिटिव हो गए? तो हमने लाइन इंटीग्रेशन के डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाया, तो वो स्क्रू अपर डायरेक्शन में एडवांस हुआ, उसका मतलब उसका मोशन अपर डायरेक्शन में जा रहा है वो स्क्रू, तो उसका मतलब कि अपर डायरेक्शन में जो करंट्स है ना, वो हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया है, वहां पे I1 एंड I2 जो है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, I1 एंड I2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट I3 एंड I4 को कैसा कंसीडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, राइट साइड इक्वेशन के राइट साइड, वो आपको इस हिसाब से मिलेगा। क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Here, not that I5 and I6 is not considered. I5 and I6 is not considered. अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? So here I5 and I6 is not considered. Why? Why? Because it is not enclosed by loop. विनीत, क्या पूछना चाहते हो आप? विनीत, विनीत, द लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक मतलब कौन सा टॉपिक? ये जो आपने समझा उसके पहले का। नहीं, ये तो यही स्टार्ट किया मैंने, ये टॉपिक से ही स्टार्ट किया है। नहीं मतलब अभी जो मतलब जो लास्ट में ये जो लिखा है उसके पहले जो समझाया ना, वो समझ नहीं आया मुझे। मतलब ये रोटेशन वाला? हाँ वो वाला सर। हाँ, तो देख, पहले जो फिगर दिख रहा है आपको आपके मोबाइल में, हाँ सर, आई कैन सी।
तो उसमें ऐसा कहीं पे लिखा है कि क्लोज्ड लूप, कहीं पे इमेजिनरी क्लोज्ड लूप ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे? यस सर। तो उसमें जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन, अगर मैं उसी डायरेक्शन में आप स्क्रू घुमाते हो तो स्क्रू यस सर। डायरेक्शन में जाएगा। ओके। नहीं नहीं ओके नहीं, वो बताओ आप क्या बोल रहे हो। वो जो एरो है वो जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में मुझे स्क्रू को घुमाना है। मतलब स्क्रू को मतलब ये परपेंडिकुलर, आपको वो प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। जो लूप है ना उसके प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू रखना है और उसको घुमाना है। लूप के प्लेन से परपेंडिकुलर स्क्रू को आप प्लेस करो, मतलब सोचो। तो स्क्रू आपका वर्टिकल होगा और अब उसको घुमाओ, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जो लाइन इंटीग्रेशन हम करते हैं, मतलब जो एरोस है उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ। तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा स्क्रू? अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, तो वही रूल है कि अगर वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका रूल ऐसा है कि स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के करंट आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के करंट आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो वो मैंने वही किया। देखो यहाँ पे वो समेशन ऑफ आई में क्या किया मैंने, I1 एंड I2 को पॉजिटिव रखा एंड I3 एंड I4 जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो मतलब स्क्रू के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव किया। इज इट क्लियर? यस सर। बट मैं नेक्स्ट थ्योरी में, अभी इसके बाद जो थ्योरी है उसमें मैं प्रूव कर दूंगा। मैं ऐसा प्रूव कर दूंगा कि आप लाइन इंटीग्रेशन कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैं प्रूव करके दूंगा आपको। मतलब आपको लाइन इंटीग्रेशन कोई भी मतलब ऐसे ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ऐसा बोलोगे कि सर हम लाइन इंटीग्रेशन का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे तो ये I1 I2 I3 एंड I4 का साइन भी चेंज हो जाएगा, या ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी चेंज। बट फाइनल आंसर जो आएगा ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी आप नेक्स्ट थ्योरी में आपको समझ में आ जाएगा। तो वी कैन कंसीडर ए इमेजिनरी लूप के अंदर आप लाइन इंटीग्रेशन कोई भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं प्रूव कर दूंगा। तो सर ये, हाँ बोलो। सर लाइन इंटीग्रेशन का आंसर 0 नहीं है क्योंकि वो क्लोज लूप 1 है। देखो अभी उसके बाद एक टॉपिक है, देखो आप क्या, देखो ऐसा इसका जीरो नहीं आता, मैं बताऊं आपको। इंटीग्रेशन B.dl, अगर b सब जगह पे कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ सकता है। इसका आंसर, इज इट अंडरस्टूड टू यू? वेक्टर b मतलब यस डायरेक्ट सर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ वो कांस्टेंट। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा बताया था कि इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा नहीं बताया था कि इंटीग्रेशन B.dl इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? यस सर। सर तो यहाँ पे बी का क्या है? हाँ वो अभी आप थोड़ा थोड़ा मतलब wait करो, आप थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूँ उसका रीजन क्या है, ये पढ़ने का रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I5 एंड I6 कंसिडर नहीं किया है बिकॉज वो एंक्लोज नहीं हो रहा है। अब व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द एम्पियर सर्किट लॉ? सो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है? सो ये एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ने का रीजन ऐसा है कि वी कैन फाइंड magnetic field of symmetric current distribution by ampere circuit law very easily। तो ये स्टेटमेंट भी किसकी, मतलब किसकी याद दिलाता है आपको? अगर आपको याद हो तो गॉसिस थ्योरम में भी हम ऐसा ही लिखा था कि गॉसिस, व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसिस थ्योरम?
कोई याद, किसी को याद है व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? To find electric field of a closed हाँ, नहीं, ऐसा था कि गॉस थ्योरम आर यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैग्नेटिक फील्ड हम एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, वही तो ये आज का पूरा सेशन, आज का पूरा लेक्चर हम वही करने वाले हैं। तो जैसे गॉस थ्योरम जो है ना, वो यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, चार्ज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हम सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए उसका यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन इन दिस शॉर्ट नोट दैट इट इज एप्लीकेबल, ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी करंट। मतलब वेराइंग करंट के लिए ये वैलिड नहीं है। तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का शॉर्ट नोट खत्म हुआ। आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, बहुत बेकार दिया हुआ है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आपको एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी हिसाब में आपको एग्जाम में लिखना है, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका कोई प्रूफ नहीं है फ्रेंड्स। मैं पहले बता दूं कि इसका प्रूफ नहीं है, उसका खाली एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया है, प्रूफ नहीं है इसका। तो अभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है, व्हाई वी आर यूजिंग द एम्पियर, वी आर डिस्कसिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। बट अभी के लिए आपके लिए इतना सोचना लाजमी है कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्यों पढ़े। तो कि भाई जैसे गॉसिस थ्योरम के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, तो सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा हम कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम नेक्स्ट थ्योरी, इनवर्स थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो मैंने गॉसिस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड इसका इक्वेशन और उसको कैसे अप्लाई करना है और उसका यूज क्या है वो मैंने आपको समझाया। क्या यहां तक आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? हाँ सर। ओके, सर एक डाउट है हाँ बोलो। સર આમાં જે ક્લોઝડ લૂપ છે, हाँ ક્લોઝડ લૂપ જે ફોર્મ થશે એમાં આપણે ખાલી જે ક્લોઝ લૂપમાં કરંટ જે એન્ટર થઈ રહ્યો છે એ જ કન્સિડર કરવાનો ને? हाँ બહાર જે ऑब्वियसली, કરંટ हाँ એ लिखा ना consider- मैंने। और यहाँ पे लिखा है ना, देखो क्या लिखा है कि ये लिखा ना कि in the right of the equation we should consider only those currents which are enclosed by the closed loop, but in the left hand side of the equation the B is the combined effect of the all the currents whether they are closed or not। मतलब ये समेशन ऑफ आई जो फाइंड करना है ना आपको, समय राइट इक्वेशन के राइट साइड जो समेशन ऑफ आई है उसमें आपको क्लोज्ड लूप के अंदर के ही करंट को कंसीडर करना है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, उसका एल्जेब्रिक सम लेना है। तो पॉजिटिव कौन से लेने हैं, नेगेटिव कौन से लेने हैं, उसके लिए वापस से मैंने एक अलग से रूल दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपको क्या करना है कि आपको स्क्रू को एक लूप के परपेंडिकुलर प्लेस करना है एंड लाइन एलिमेंट के जो डायरेक्शन है, लाइन इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है। So the advancement of the screw will give you the positive direction of the current and the opposite direction is the negative direction of the current. Okay? ઓકે સર. Vishwa, is that clear to you? Vishwa, is it clear? ઓકે સર. ઓકે. Yeah. फ्रेंड्स आप आपके वीडियो को क्यों बंद कर रहे हो? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, डोंट स्विच ऑफ योर वीडियोस।
आप आपके वीडियो चालू रखो तो सो दैट वी आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आर यू डूइंग हियर। फ्रेंड्स वीडियो आपका स्विच ऑन रखो। ओके अब फ्रेंड्स, अब जो मैं करने वाला हूं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर गॉस थ्योरम, जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर गॉस थ्योरम के द्वारा अलग अलग केस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किए थे। हमने अगर आपको याद हो तो हमने 4 केस डिस्कस किए थे गॉस थ्योरम के। नंबर 1, we found the electric field of a very long current carrying wire, a very long line distribution of the charge। याद है आपको, इन्फिनिटली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसके बाद वेरी लार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। उसके बाद स्फेरिकल शेल के अंदर एंड बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। उसके बाद स्फीयर, चार्ज स्फीयर, मतलब ये 4 थ्योरी हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था। तो सिमिलरली आज हम 3 थ्योरी, वैसे 3 तो नहीं होगा, एक ही होगा, मतलब अभी हम एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा हम वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इनसाइड द वायर एज वेल एज आउटसाइड द वायर। तो इसको मैं निकाल रहा हूं फ्रेंड्स। ओके तो अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द टारगेट नाउ? तो बताएगा अभी हमारा टारगेट क्या है? बोलो, कोई बोलेगा क्या टारगेट है अभी हमारा? To find the magnetic field inside and outside the wire. हाँ, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर, इनसाइड एंड आउटसाइड द वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो करंट कैरिंग वायर के अंदर एंड बाहर उसके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का टारगेट है बाय द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। सो अभी जो हमारा टारगेट है, टॉपिक है, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ a very long current carrying wire by the help of एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हमारा आज का टारगेट है फ्रेंड्स। आप पूरा लेक्चर अटेंड करना, डोंट गो एनीवेयर फ्रेंड्स, पूरा लेक्चर अटेंड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शांति से आप पूरा लेक्चर अटेंड करना। Suppose I have a very long wire which is carrying the current I। तो जैसे वायर तो बहुत मतलब उसका जो थिकनेस है वो बहुत कम होता है, बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी में यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वायर को। So this is what is our current carrying wire। Okay। ओके तो ये है ना, ये हमारा करंट कैरिंग वायर है और ये इसका एक्सिस है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर।
as it is a very large, so to show that I'm just showing it is a very large, so this is indicating a wire is very large, tends to infinite. एंड फ्रेंड्स, इसका जो क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, वो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन है ना, वो मैं ऐसा अज्यूम करके चलूंगा, इसका रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन जो है वो a है। चलो, तो ये वायर है हमारा, इसमें से करंट I ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये भी वायर का क्रॉस सेक्शन है, और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि वायर के अंदर से ऊपर की तरफ, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन में से कैपिटल I जितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब पूरा ये पूरे क्रॉस सेक्शन का में से ये करंट फ्लो होगा, और वो है ना, वो कैपिटल I जितना है। तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, और उसका नेट करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में से जो बाहर निकल रहा है वो कैपिटल I है। चलो, तो अब मैं है ना, केस नंबर 1, आई विल अज्यूम द पॉइंट आउटसाइड द वायर। पहले मैं ना आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा। चलो, सो विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। चलो, पहले तो आपको ये एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा ये सब कुछ फाइंड करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है? तो इसका इक्वेशन ऐसा है कि इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इनटू द परमीएबिलिटी। बट मतलब सबसे पहले अगर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपके पास तो वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले एम्पियरन लूप होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एम्पियरन लूप का इमेजिनेशन करना है। तो याद करो, जो वो फर्स्ट चैप्टर था ना, तो उसमें मैंने 4 स्टेप आपको सिखाए थे कैसे इमेजिनेशन करना होता है। तो सबसे पहले आपको टारगेट को सेट करना है कि भाई आप कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो। तो अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज के वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस r। Suppose we want to find the magnetic field at the distance r from the axis of the wire. We'll assume that we want to find the magnetic field at the distance r सपोज मैं यहाँ पे r डिस्टेंस पे, उसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये जो r है ना, इसका वैल्यू आप देख सकते हो कि a से ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो वायर के अंदर है कि वायर के बाहर की साइड होगा? बाहर की साइड। हाँ, तो ये वायर के बाहर की साइड। परी इज देयर? परी, परी, परी पटेल, परी इज देयर? परी पटेल, परी, okay. So the very first thing is that you can see the point is outside the wire। तो हमने सबसे पहले टारगेट को सेट कर लिया। कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? है कोई माइकल हॉल जिसको याद हो कि कौन सा स्टेप नंबर 2 था? इमेजिन द गॉसियन सरफेस। नहीं, स्टेप नंबर 2 ऐसा था कि ऐसे कितने सारे पॉइंट है, मतलब ये सेम जैसे ये टारगेट पे जैसे हो, ऐसे कितने पॉइंट है, मतलब एक्सिस से r जितने डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हो उसको एक साथ कंसीडर करो। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द टारगेट, मतलब टारगेट के ऐसे कितने सारे पॉइंट्स है उसको सबको एक साथ कंसीडर करो। तो आपको क्या मिलेगा, सोचो। कंसीडरिंग ऑल सच पॉइंट्स, व्हाट वी गेट? क्लोज सरफेस। हाँ, अगर आप ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट को एक साथ कंसीडर करो,
consider all the points on the target. If you consider all the points on the target, what you will get? क्लोज सर्किट। आपको ये हमारा जो ओरिजिनल वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास आपको एक, इसके आसपास आपको एक क्या आप ये इमेजिनेशन कर सकते हो? तो वायर के आसपास आपको एक लूप मिलेगा, एक लूप मिल जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? कंसीडरिंग ऑल द सच पॉइंट्स विच इज एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। वायर के एक्सिस से आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हो, ऐसे सारे पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमको वायर के आसपास एक एक सर्कल मिलेगा, एक इमेजिनरी लूप मिलेगा। तो ये जो इमेजिनरी लूप है वो हमारे लिए क्या हो गया? कोई बताएगा? ये इमेजिनरी लूप है, कंसीडरिंग इमेजिनरी लूप, क्लोज लूप। हाँ, उसको हम एम्पियरन लूप बने, उसको हम एम्पियरन लूप बोलेंगे। Considering a imaginary loop of a radius r, where r is greater than a, around our wire. चलो फ्रेंड्स, अब हमारे पास एम्पियरन लूप है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? करंट पास कर। करंट तो ऑलरेडी वायर के अंदर पास हो ही रहा है, करंट तो वायर के अंदर ऑलरेडी पास हो रहा है। अप्लाई द इक्वेशन। हाँ, अब हमारे पास एम्पियरन लूप है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। आप बोलो। सर आ तो बायोट सावर्ट लॉ થી પણ સોલ્વ થઈ શકે ને? But the thing is that by the help of the Ampere circuital law, you can get the answer very easily, and that is the application of the Ampere circuital law. तो जैसे कोई करंट कैरिंग नहीं, सर याद करो चैप्टर नंबर 1 जो था उसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उसको भी हम सेगमेंट में डिवाइड करके उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। सो बट दैट विल बी अ लेथार्जिक प्रोसेस, बट बाय द हेल्प ऑफ द गॉसिस थ्योरम वी गेट द आंसर वेरी इजीली। mu 0 I upon mu that was answer was a lambda upon 2 pi epsilon naught into 1 upon r, if you remember, और 2k lambda by r। तो वो जो आंसर मिला वो गॉसिस थ्योरम के द्वारा बहुत इजीली मिल गया था। तो सिमिलरली हियर आल्सो by the help of the Biot-Savart law, it is a magnetic field of a segment, and you need to take the integration from 0 to infinite. And when you try to do this, you will just try to do this, you will find a very difficult task. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप घर पे करना ट्राई, नो डाउट। वो बायोट-सावर्ट से ये भी, बायोट-सावर्ट लॉ इज द बेसिक इक्वेशन, उसके इंटीग्रेशन के द्वारा हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेथार्जिक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से वही काम आप बहुत इजीली कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू तनिष? अच्छा એટલે સર આ સિમેટ્રિક છે એટલે આમાં एग्जैक्टली, हम सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इजीली हम ये एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। ओके સર સિમેટ્રિક ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો ખબર પડતી હતી બટ સિમેટ્રિક ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એ કેવી રીતે ખબર પડે? सिमेट्रिक का मतलब कि जिसके आसपास आप ऐसा लूप बना सकते हो कि वो लूप के अंदर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो लूप के अंदर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो। आप ऐसे लूप बना सकते हो वो डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास आप सिमेट्रिक लूप बना सकते हो, तो उसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके सर तो अनसिमेट्रिक કેવું હોય? देखो ये रहा, ये सपोज कि आपके पास ऐसा वायर है, राइट? तो उसके आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो एम्पिरियन लूप होगा और यहाँ पे होगा और यहाँ पे वो सब देखो, ये एम्पिरियन लूप सारे इक्वल नहीं होंगे, तो ये अनसिमेट्रिक हो गया। ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके,
बट वंस अगेन गेटिंग बैक टू द पॉइंट, अब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। तो व्हाट वाज द एम्पियर सर्किटल लॉ? इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड with a closed loop is equals to a permeability into the current enclosed by that loop. देखो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। अब मैं है ना ये जो करंट, ये जो डीएल है ना सेगमेंट, वो इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ। चलो मैं ये जो सेगमेंट लाइन एलिमेंट है उसका इस डायरेक्शन में वेक्टर डीएल को अज्यूम करता हूँ। और इसी थियरी में मैं उससे इससे उल्टा भी लेके आपको प्रूव कर दूंगा कि कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो अभी मेरा जो लाइन इंटीग्रेशन है ना वो मैंने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है। मेरा जो लाइन इंटीग्रेशन अभी जो है वो मैंने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो यू जस्ट पुट द स्क्रू एंड रोटेट द स्क्रू। तो स्क्रू मतलब कौन से डायरेक्शन में एडवांस होगा, उसका एडवांसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में। और हमारा जो वायर का जो करंट है ना, करंट जो है वो वायर का कैपिटल आई है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो पहली बात तो ये है कि ये लूप के द्वारा कितना करंट एंक्लोज हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये लूप के द्वारा है ना पूरा वायर एंक्लोज है, ये लूप के अंदर ही है वायर। जो हमारा जो वायर है ओरिजिनल वायर, जो रियलिटी है, ये तो इमेजिनेशन है, ये जो वायर है वो रियलिटी है और ये तो हमारा इमेजिनेशन है। तो जो ओरिजिनल वायर, हमारे जो रियलिटी जो वायर है, ये पूरा मतलब हमारी एम्पियरन लूप के अंदर ही है। मतलब पूरा वायर एंक्लोज हो रहा है और वायर का करंट आई है, तो मतलब एंक्लोज्ड करंट तो आई है। और वो आई को पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? बोलो, ये जो आई है पॉजिटिव लेना पड़ेगा या नेगेटिव? तो हमने स्क्रू को रोटेट किया तो पता चला कि भाई जो स्क्रू रोटेट होने के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा जो करंट है वो भी ऊपर की तरफ ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन इट शुड बी टेकन पॉजिटिव। चलो मतलब राइट साइड में एंक्लोज करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव है, समझ में आया आपको? अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बी डी एल साइन थीटा। बी डॉट डी एल का मतलब बी डी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल। अब सोच के बताओ कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल के बीच में एंगल कितना है। अच्छा, वेक्टर बी कैसे मिलेगा? तो वो तो हमको पता है, वो हमने पढ़ लिया है कि भाई अगर कोई वायर है तो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। तो यू हैव टू पुट योर थंब इन द डायरेक्ट, यू हैव टू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको कोई भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके डायरेक्शन फाइंड करने का रूल क्या है कि you have to hold the wire in your right hand in such a manner that the thumb is in the direction of electric current. So your wounded finger shows the direction of magnetic field. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे फिंगर कौन से डायरेक्शन में बाउंड होगा? अगर वायर को राइट हैंड में आप पकड़ते हो, कीपिंग योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आप करंट के डायरेक्शन में रख के वायर को पकड़ते हो, तो ये आपका जो फिंगर्स वो कैसे बाउंड होगा? तो मुझे ये बताओ कि ये इमेजिनरी लूप के डायरेक्शन। तो आपका जो फिंगर है ना वो डीएल के डायरेक्शन में ही बाउंड होगा। देखो ये जो वेक्टर डीएल के डायरेक्शन हमने दिखाया हुआ है ना, वो इमेजिनरी लूप में उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बाउंड होगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेक्टर डीएल? जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपका फिंगर भी ऐसे ही बाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब बी डीएल हो जाएगा कोस साइन, बी डीएल साइन थीटा नहीं आएगा भैया। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट है भैया, डॉट प्रोडक्ट है, तो कोस थीटा आएगा एंड कोस जीरो का वैल्यू क्या होगा? थीटा जीरो आ जाएगा, कोस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब टेम्पररी ऐसा सोच लो कि आपने जो लाइन इंटीग्रेशन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में सोचा है। अज्यूम करो कि लाइन इंटीग्रेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा सोचो। तो अब आप स्क्रू रोटेट करोगे, अब आप स्क्रू अगर रोटेट करोगे तो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नेगेटिव, मतलब मैंने लाइन इंटीग्रेशन को उल्टा कर दिया। तो अब आप स्क्रू रोटेट करोगे तो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे। और हमारा जो करंट है वो तो ऊपर जा रहा है, हमारा जो वायर का करंट है वो तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब दैट शुड बी टेकन नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस। उल्टा करते हैं तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मुझे ये बताओ कि बी एंड डीएल के बीच में एंगल कितना होगा? 180।
हाँ, अब वो एंगल भी 180 हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो करंट ऊपर की तरफ है, तो आपको वायर को तो ऐसे ही पकड़ना है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका फिंगर तो ऐसे ही बाउंड होगा, बट लाइन इंटीग्रेशन आपने उल्टा किया हुआ है, तो अब फिंगर तो वैसे ही बाउंड होगा, बट लाइन इंटीग्रेशन का डायरेक्शन उल्टा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल? अब 180 हो जाएगा, तो cos 180 क्या होता है? -1। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस आ जाएगा, राइट साइड में भी माइनस आ जाएगा, तो वापस से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब वही का वही होगा ना, वही का वही हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट इज द कंक्लूजन? आप चाहे लाइन इंटीग्रेशन के जो लाइन इंटीग्रेशन के जो लाइन एलिमेंट्स है, लाइन इंटीग्रेशन के जो लाइन एलिमेंट है उसके डायरेक्शन कुछ भी रख दो, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो मैं सर हाँ बोलो। સર આ બી એન્ડ ડીએલ ના એંગલ વાળું ખબર ના પડી. હા, તો બી શું છે પહેલા તો મને કહો, બી કોનો સિમ્બોલ છે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. અચ્છા ચલો, વાયરનો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતે મળે, એનો ડિરેક્શન કઈ રીતે મળશે? ફિંગર ક્લોઝ કરીને એ થાય ના, વાયર તમે ના લૂપની અરાઉન્ડ. વાત કરો છો, લૂપની વાત કરો છો. વાયરમાં શું હોય, વાયરનો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુ હેવ ટુ હોલ્ડ ધ વાયર, યુ હેવ ટુ કેચ ધ વાયર, તમારે વાયરને હાથમાં પકડવો પડશે, and you have to hold the wire in such a manner that your thumb is in the direction of current. If you have a pen, જો તમારી પાસે પેન હોય ને તો તમે પેનને હાથમાં મારી રીતે પકડો, તો એના your thumb in the direction of current, so your finger will be bound like this, right? તો ફિંગર કઈ રીતે બાઉન્ડ થાય છે વાયરમાં? એ તમારો મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો ડિરેક્શન છે, અને આ કરંટ એલિમેન્ટ છે ને વેક્ટર ડીએલ, તો આ જે મેં ડ્રો કર્યો છે ને, તો આ જે અત્યારે રેડમાં જે ડ્રો કર્યો છે રેડમાં, એ કરંટ એલિમેન્ટનો ડિરેક્શન છે આ બધો. તો મને કહે કે ઓલો જે તમારો ફિંગર જે બાઉન્ડ થાય છે, ફિંગર બાઉન્ડ થયો ને, એ ડિરેક્શન તમારો મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો છે, અને આ જે કરંટ એલિમેન્ટનો જે ડિરેક્શન છે એ બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો બનશે? હવે વિચાર શું આવશે? બોલો. 180. हाँ, तो that is I want to tell you. So is that clear to you now? યસ સર. Okay. And in the previous case it was a 0. अगर हमने लाइन इंटीग्रेशन को उल्टा किया होता तो वो पहले जो किया था वो 0 वाला एंगल था, तो मैंने अभी क्या किया कि लाइन इंटीग्रेशन को उल्टा कर दिया मैंने, तो एंगल 180 हो गया, तो वहां पे cos 180 -1 हुआ, तो राइट साइड भी माइनस हो रहा है ना, तो दोनों साइड माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल आंसर तो दोनों केस में, चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रेशन लो, you will get the same answer in both the cases. Is that clear to you now? યસ. Okay. तो लाइन इंटीग्रेशन चाहे आप कोई भी डायरेक्शन में कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो वही का वही आएगा। अगर आपने लाइन इंटीग्रेशन अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है तो करंट भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा और आपका एंगल भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों में चेंज हो जाएगा, तो वापस से आंसर तो वही आएगा। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो सारे ये जो लूप है ना, इमेजिनरी एम्पिरियन लूप, तो ये लूप के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पे है, वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर वो वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह पे इक्वल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह पे इक्वल रहेगा। तो यू कैन मेक द बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म कैन बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो आप बी को बाहर निकाल सकते हो, और डीएल 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 मतलब ये सारे डीएल को मिला दो तो आपको क्या मिलेगा? ये वेक्टर सम नहीं है, स्केलर सम है, तो क्लोज्ड इंटरवल पे ये स्केलर डीएल 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 सारे डीएल को मिला तो आपको कितना मिलेगा? मतलब आपका पूरा लूप का लेंथ मिलेगा, और पूरे लूप का लेंथ का मतलब क्या हुआ? पूरे लूप का लेंथ मतलब क्या हुआ? सरकमफरेंस। उसका सरकमफरेंस इज मतलब 2 पाई आर। तो फाइनली फ्रेंड्स वी गॉट द आंसर कि वायर के आसपास बाहर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू μ0I/2πr होता है। तो वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, याद है आपको, ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम मैंने आपको ये इक्वेशन लिखा था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, आ रहा है याद कुछ? तो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है
कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके बाहर के साइड उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So for the points outside the wire, magnetic field can be given by formula mu 0 I upon 2πr। रिंग का क्या था पता है आपको? रिंग के सेंटर पे 1 टन का रिंग है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था? रिंग Mu naught Ni A square upon 2 x square plus A square raised to 3/2. उसके सेंटर पे क्या था? म्यू 0 Ni अपॉन 2r था, 2a था, और 1 ही टन हो तो म्यू 0 I अपॉन 2r था। तो रिंग के देखो ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर रिंग की बात करते हैं तो उसके सेंटर पे फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। और ये जो वेरी लॉन्ग वायर जो है ना उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, बट खाली फर्क इतना है कि अपॉन 2πr आ रहा है, पाई आ रहा है। और ये जो r है ना ये रेडियस का r है और ये डिस्टेंस का r है, वायर से डिस्टेंस का r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये रिंग का रेडियस है। बट दोनों के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। नीचे पाई नहीं आ रहा है रिंग में, इसमें पाई आ रहा है। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. चलो अभी तो हमने क्या किया, केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया, हमने आउटसाइड द वायर डिस्कस किया। अब हमारा टारगेट क्या है? Inside. अब हम वायर के इनसाइड, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वायर के इनसाइड हम कभी भी जाने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम वायर के अराउंड, उसके आसपास बाहर की साइड कितने मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारे लिए काम का है। बट थ्योरी के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर फॉर द पॉइंट आउटसाइड द वायर। तो अब आउटसाइडर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, आउटसाइड तो हो गया, अब क्या करेंगे? अब क्या? તો જેમ हाँ, આઉટસાઇડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય અંદર ના હોય તો એવી રીતે આમાં પણ એવું જ થશે ને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ किसकी અંદર बात તો कर रहे हो ના आप? किसकी बात कर रहे हो कि इनसाइड नहीं होता है? किसके लिए बोल रहे हो? સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ તો ના જ હોય ને તો એવી રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પણ अरे किसकी बात कर रहा है पहले मुझे ये बता, कौन? વાયર વાયર वायर वायर के अंदर तो पण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड ही नहीं किया है। हमने ऐसा कोई केस डिस्कस नहीं किया कि जिसमें हमने वायर का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हो। ऐसा हमने कोई केस हमने ऐसा नहीं लिया है कि जिसमें हमने वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमने ऐसा कोई केस હા नहीं डिस्कस किया। હા સર એટલે એ જ કહું છું કે हाँ, અંદર ના જ હોય वो ને अभी अंदर कितना होगा वही तो फाइंड कर रहे हैं। वो आप क्यों सोच रहे हो? वो स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करेंगे, तो जीरो होना है तो जीरो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। वो अभी हम करते हैं ना। तो वापस से वही स्टेप हमको लगाने पड़ेंगे। कौन से स्टेप लगाने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको सेट द टारगेट, मतलब आपको टारगेट को सेट करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले टारगेट को सेट करेंगे। तो फिर से मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये फिगर। ये वेरी लॉन्ग वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर। ओके, ओके, so as it is a very long wire, but we are thinking a limited part of that wire, and here is the axis of the wire। ये वायर का एक्सिस है, ये बीच में से जो पास हो रहा है वो वायर का एक्सिस है। अब मुझे क्या करना है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बट अब मुझे कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फ्रेंड्स? आई नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द पॉइंट इनसाइड। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं वायर के अंदर की साइड कोई पॉइंट है ना उसका कंसिडरेशन करूंगा। तो ये रहा मेरा पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया है। तो लेट
P be the point at a distance r from axis of wire, बट r जो है ना वो लेस देन है। आप देख सकते हो कि वो r, ये जो पॉइंट है ना, वो देख सकते हो कि उसका जो डिस्टेंस है r, वो है ना, उसके जो रेडियस है ना, रेडियस उससे कम है। देखो वायर का जो क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है उससे कम है ये डिस्टेंस। करंट हमको पता है कि ये क्रॉस सेक्शन में से करंट पास हो रहा है, जो करंट होता है वो ये क्रॉस सेक्शन में से पास होता है। वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन में से आपको पता है कि आई जितना, कैपिटल आई जितना करंट पास होता है। देखो मैंने पॉइंट तो, टारगेट को तो सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो कोई बताएगा मुझे अब हम क्या करेंगे? इमेजिनरी लूप बना दो। Imaginary loop. हाँ, सो वी विल अज्यूम इमेजिनरी लूप ऑन द सेम, मतलब वी विल फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑन द टारगेट। टारगेट पे और कितने सारे पॉइंट्स है, उसको सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो वो सारे पॉइंट को आप कंसीडर करते जाओगे, वो सारे पॉइंट को अगर आप कंसीडर करते जाओगे तो आपको इस टाइप का एक लूप मिलेगा वायर के एक्सिस के आसपास। तो ये जो लूप है वो हमारे लिए क्या हो गया फ्रेंड्स? नाउ imagine a loop एम्पीरियन लूप हो गया। radius r of imagine a loop of radius r where r is less than a। तो एक हमने लूप को इमेजिनेशन किया, मतलब ये लूप मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? बोलो, कुछ तो बोल दो, अब क्या करेंगे? अप्लाई द सर्किटल लॉ। हाँ, अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रेशन क्लोज लूप B डॉट dl, इंटीग्रेशन क्लोज लूप B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। चलो अब मुझे ये बताओ कि मेरे है ना इक्वेशन के राइट साइड मुझे ये समेशन ऑफ आई, मतलब वी आई वांट टू फाइंड द करंट एंक्लोज बाय द लूप। मुझे ये लूप के द्वारा कोई करंट एंक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई करंट ये लूप के द्वारा एंक्लोज हो रहा है, यस और नो? यस सर। हाँ, करंट तो लूप के द्वारा करंट तो एंक्लोज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज जो करंट पास होता है ना, वो मतलब पूरे वायर के क्रॉस सेक्शन में से पास होता है। तो मैं थोड़ा उसको ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो करंट फ्लो होता है वो मतलब पूरे वायर के क्रॉस सेक्शन में से ऐसे, मतलब सब जगह से ऐसे बाहर निकलता है, सब जगह से। मतलब ये सारे जो है ना वो वायर के करंट्स हैं फ्रेंड्स, वायर के करंट्स के फ्रेंड्स पॉइंट्स है। तो मतलब ये करंट तो मतलब पूरा वायर के अंदर ऐसे करंट पास होता है, पूरे क्रॉस सेक्शन में सब जगह से पास होता है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या करंट पास हो रहा है हमारे इमेजिनरी लूप के द्वारा? इसके एंक्लोज हो रहा है करंट? यस यस सर। हो रहा है। वायर का टोटल करंट कितना है? वायर का टोटल करंट तो आई है, मतलब आई। वो आई है। बट क्या ये हम कह सकते हैं कि पूरा आई, मतलब पूरा जितना भी वायर के अंदर है पूरा पूरा ये हमारे एम्पियरन लूप के द्वारा एंक्लोज हो रहा है? क्या ऐसा कह सकते हैं? यस और नो? नो सर। नो No. सर। आवड़ी लेव पड़ते। हाँ, उससे कुछ कम करंट एंक्लोज होगा। ये हमारा जो एम्पियरन लूप है ना, उसमें से करंट तो पास हो रहा है, इसके द्वारा एंक्लोज तो हो रहा है, बट थोड़ा कम एंक्लोज हो रहा है। तो लेट अस अज्यूमिंग दैट द एंक्लोज करंट इज IE। एंक्लोज करंट को हम सिंबल देते हैं IE बोल देते हैं। चलो, और वैसे वापस से वो इसी डायरेक्शन में हम मतलब लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, जो हमने पहले किया था ना, उसी डायरेक्शन में हम लाइन इंटीग्रेशन को करेंगे। तो ये करंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो चीज क्लियर है कि हम किसी भी डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमारी मर्जी, वो तो क्लियर है। बिकॉज हमने देखा कि उल्टा लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो भी आंसर तो वही का वही आता है। तो हम वापस से उसी डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर स्क्रू को रोटेट करोगे तो स्क्रू ऊपर जाएगा। अगर आप स्क्रू को रोटेट करोगे, ये स्क्रू हमारा जो है, ये रहा स्क्रू, तो इसको अब ऐसे रोटेट करोगे आप इसी डायरेक्शन में तो वो ऊपर जाएगा। ये जो स्क्रू है उसको, तो वो स्क्रू ऊपर जाएगा, तो हमारा करंट भी ऊपर जा रहा है। और एंक्लोज करंट जो है ना,
एंक्लोज्ड करंट को हम आई ई बोल देते हैं, बट वो पॉजिटिव होगा। ओके तो फ्रेंड्स अब मुझे ये पता करना है कि कितना करंट एंक्लोज हो रहा है, मुझे ये पता करना है कि ये करंट कितना एंक्लोज कर रहा है। और यहाँ पे वापस से मैं ऐसा बोल देता हूँ कि बी डी एल कोस 0, वापस से कोस 0 1 हो जाएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वापस से वही चीज, आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन इंटीग्रेशन एक ही डायरेक्शन में आएगा, तो कोस 0 1 हो जाएगा। बट मुझे ये फाइंड करना है कि कितना करंट एंक्लोज हो रहा है। इसका भी रेडियस तो मैंने आर ही अज्यूम किया हुआ है, ये जो हमारा जो लूप जो पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे ही है, वापस से आर डिस्टेंस पे है। तो चलो मुझे कोई बताएगा हाउ मच द करंट इज एंक्लोज्ड विथ अवर दिस एम्पियर लूप ऑफ द रेडियस आर? है कोई? माइका लाल नावडी જેટલું क्या बोलते हो आप? गलत गलत गलत। સર એટલે આમાં પછી કરંટ ડેન્સિટી આપવું જોઈએ ને? हाँ सोचो, बराबर है, आपकी सोच बराबर है, तो थोड़ा और सोच लो। सर तो करंट डेंसिटी आई ए मतलब टोटल आई अपॉन टोटल एरिया ऑफ द हाँ टोटल खत्म, बात खत्म, क्रॉस बात खत्म। आप जो सोच रहे हो उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है ना वो पाई ए स्क्वायर है, पूरा क्रॉस सेक्शन जो है वायर का वो पाई ए स्क्वायर है, और उसमें से कितना करंट बाहर निकल रहा है, तो उसमें से टोटल आई करंट बाहर निकल रहा है। तो हमारा जो एम्पियर लूप है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो उसमें से कितना करंट निकलेगा? तो क्या ये बात समझ में आया आपको? हाँ यस सर। तो वो जो हमारा जो एंक्लोज्ड करंट है वो कितना हो जाएगा? तो ये हमने आई ई अज्यूम किया, तो आई कितना हो जाएगा सोचो अभी। तो आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई गेट कैंसल्ड, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसल्ड। क्या ये समझ में आया आपको बात? यस सर इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस सर यस। तो अब है ना ये बी वापस से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकली है, तो बी वापस से बाहर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, इंटीग्रेशन क्लोज लूप डीएल बचेगा, और यहाँ पे सम म्यू नॉट एंड समेशन ऑफ आई के बदले आई एंक्लोज्ड है, आई एंक्लोज्ड हमने प्रूव कर दिया कि वो आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। अब वापस से यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब सबको डीएल को मिलाते हैं, तो आपको वापस से लूप का सरकमफरेंस मिल जाएगा, लूप का सरकमफरेंस मिलेगा, वायर का नहीं। तो लूप का जो सरकमफरेंस है वो 2 पाई आर रहेगा, एंड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो आर है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा ऊपर की साइड। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला वायर के अंदर के पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बी है ना वो प्रोपोर्शनल टू आर है। ये जो ए है ना, ए तो वो रेडियस ऑफ द वायर है। तो आप देख सकते हो कि वायर के अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस से डिस्टेंस के सेम प्रोपोर्शन में होता है। इट इज अ लिनियरली इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो वायर के अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी प्रोपोर्शनल टू आर है। तो फ्रेंड्स आपको वायर के बाहर का जो फॉर्मूला वो तो आपको समझ में आ गया। अब मैं याद रखने का टेक्निक आपको दे रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर આ DL ની જગ્યા 2πr કેવી રીતે આવ્યું? हाँ तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, तो मतलब अब पूरे सर्कल में आप जितने भी एलिमेंट है उसको मिला देते हो, पूरे सर्कल में जितने भी एलिमेंट है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब करना मतलब उसको ऐड करना। तो पूरे सर्कल के एलिमेंट आप मिलाते तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरे सर्कल का लेंथ मिल जाएगा। तो पूरे सर्कल का लेंथ मतलब क्या તો होगा? આપણે જે ઇમેજિનરી લૂપ એ કર્યું આપણે એનું ફાઇન્ડ કરવાનું ને DL. हाँ तो एनु ज મળે ને આપણને। તો અને એ r જ છે, જો એ 2 પાઈ r છે, 2 પાઈ a small a is the radius of the whole wire, but here our imaginary loop is having a radius small r, and that is why we had put as 2 pi small r. Is that clear to you? યસ સર. Okay. तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। वायर के बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको पता ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आपको क्या करना है कि आर से मल्टीप्लाई करना है, आर से डिवाइड करना है। तो आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा म्यू 0 आई आर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लिख देना है, मतलब रेडियस का स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी कह सकते हो, कैपिटल आर स्क्वायर भी कह सकते हो।
हो गया, याद रह जाएगा फ्रेंड्स। बाहर का जो फॉर्मूला है उससे आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो। ऊपर तो आर रहेगा बट नीचे अगर आर डिवाइड करते हो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बट आपको वहां पे कैपिटल आर प्लेस कर देना है, या ए स्क्वायर, वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस का स्क्वायर आपको करना है। तो याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। यस सर। तो ये अंदर के लिए जो फॉर्मूला है वो बी प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसके वजह से अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करने की ट्राई करते हो, अगर आप वायर के एक्सिस से स्टार्ट करके अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज वहां पे आर 0 है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं तो ये बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अगर करते हैं तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, बट एक्सिस से स्टार्ट करके उसके जो सरफेस है वहां तक बी प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो लीनियर रिलेशन है, तो वहां तक मतलब उसके सरफेस तक बी प्रोपोर्शनल टू आर है, उसके सरफेस तक। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना वो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। मतलब एक बार वायर के बाहर आप आ जाते हो, वायर के बाहर आ जाते हो आप एक बार, वायर के सेंटर से उसके सरफेस तक आपका मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होगा, बिकॉज बी प्रोपोर्शनल टू आर है। बट वायर के बाहर के साइड जो है ना वो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो उसका जो है ना वो हाइपरबोला होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, हाइपरबोला होता है। तो आपको वायर का मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस उसके जो डिस्टेंस है उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि उसके सरफेस पे जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो B इज अ मैक्सिमम ऑन इट्स सरफेस, तो उसके सरफेस पे जो B है ना वो मैक्सिमम होगा। और मुझे कोई बताएगा उसका वैल्यू कितना आएगा? वायर के सरफेस पे है ना B ऑन द सरफेस जो है ना वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2πa जितना होगा। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू गेट द सेम आंसर μ0I/2πa। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। ये थ्योरी 4 मार्क्स के अंदर बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। तो वायर के अंदर एंड वायर के बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अब जो नोट्स है ना, ये जो बुक है कुमार पब्लिकेशन का दर्पण बुक, तो अभी जो 3-4 क्वेश्चन है ना वो आपको इसमें से मेरे जो 2 क्वेश्चन है वो आपको मैं आपको बता दूं क्या कैसे प्रिपेयर करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, बट आपको उस नोट्स में से मतलब ये कुमार पब्लिकेशन में से वो प्रिपेयर नहीं करना है आपको। थोड़े मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से मैंने जो अभी लिखा हुआ है यहाँ से प्रिपेयर करना है, मैं बताऊँ आपको। तो उसके लिए मुझे शेयर करना है मुझे, तो आई एम जस्ट शेयरिंग द ओके। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4। देखो ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना वो इसमें से प्रिपेयर नहीं करना है आपको, मतलब 25 क्वेश्चन है आपको यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है, वो अभी मैंने जो आपको दिया था उसमें से प्रिपेयर करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको 25, 26 यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, तो 25 एंड 26 को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया ना वो अभी आप इसके स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा, तो उसको अच्छे से लिख के यहाँ पे आप उसको अटैच कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा तो भी चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं प्रिपेयर करने हैं,
25 एंड 26 वो मैंने अभी जो आपको कराया इस हिसाब से प्रिपेयर करना है. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर. ओके. अब हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो एम्पियर सर्किटल का अब दो और एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे. एक जो एप्लीकेशन है वो सोलेनॉइड का है और दूसरा एप्लीकेशन जो है वो टॉरॉइड का है. तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स जब हम मिलेंगे तो सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था. आज मैंने आपको दो चीज सिखाई. एक एम्पियर सर्किटल लॉ आपको मैंने पूरा सिखाया और दूसरा उसका एप्लीकेशन कैसे करना होता है. एम्पियर सर्किटल लॉ का कैसे एप्लीकेशन होता है वो मैंने आपको सिखाया. तो क्या फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया पूरा? यस सर. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे अभी खत्म कर रहा हूँ. कल फ्रेंड्स कुछ बच्चे जेडब्ल्यू में पता नहीं क्यों नहीं आते हैं. तो कल 7:30 हमारा जेडब्ल्यू का जो शेड्यूल है वो एज पर द शेड्यूल है. और दूसरी बात, कल जेडब्ल्यू का शेड्यूल है और आपका संडे जेडब्ल्यू का एग्जाम भी है. संडे आपका जेडब्ल्यू के एग्जाम के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टेट मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट वो डिस्कस करेंगे. वो आपका एग्जाम होगा. और कल के लेक्चर में मैं यहाँ पे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक में यहाँ पे आपको उसके पुराने जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा. जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चन कर और उसके नोट्स भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ जेडब्ल्यू का. आज के दिन में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के नोट्स आपको मिल जाएगा. बट कल के लेक्चर में आपको पुराने जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के. और नोट्स में आपको अभी रात तक प्रोवाइड कर देता हूँ. बट डोंट मिस द जेडब्ल्यू लेक्चर फ्रेंड्स. तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. आज आपका एक 4th चैप्टर का पेपर भी मैंने भेजा हुआ है. तो प्लीज फ्रेंड्स आप ये एग्जाम को साथ साथ में करो तो आपके लिए अच्छा है. आपको करना चाहिए. एग्जाम को लिख के साथ साथ में भेजो आप. तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. किसी को कुछ पूछना है अभी? फ्रेंड्स हाँ बोलो. सर पेपर નથી મળ્યું સર હજી સુધી. पेपर you didn't get the notes? You didn't get the paper? ના સર એક બી નોટ્સ નથી મળતા. Let me check. Just wait. I'm just. એક્ઝામ પેપર બી નથી મળતા. And you are not getting the link as well. मेरा YouTube लेक्चर के लिंक मिलते हैं आपको? नहीं सर मैंने कल रात को भी आपको मैसेज किया था. ओके ओके जस्ट अ मिनट. ओके सो मैंने अभी आपको ऐड कर दिया है. तो नाउ एंड ऑनवर्ड यू विल गेटिंग द नोट्स, यूट्यूब लिंक एज वेल एज होमवर्क सब कुछ आपको मिलता जाए अब मिलता रहेगा. ओके और आगे का जो भी है मैं आपको भेज देता हूँ अभी. ओके सर. ओके फाइन. ओके सर. तो आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू. अच्छा और एक चीज विनीत. यस सर. रेशमा इज देयर. रेशमा okay. I want to arrange your lecture for the previous chapter. Vinit. यस सर. और कोई नया बच्चा कौन सा है? और एक ध्वनित is there? Yes, sir. ध्वनित you are in the 11th standard right? Yes, sir. हाँ तो अभी तो आपका लेक्चर अभी थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट होने वाला है. तो विनीत आई एम गोइंग टू विनीत. यस सर. यस अंदर. हाँ तो मैं आपको अभी जो नए बच्चे हैं उन लोगों का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर के लेक्चर्स अरेंज करने वाला हूँ. तो यू गेटिंग द मैसेज बाय द टुनाइट. ओके आपको रात तक मिल जाएगा मैसेज. ओके सर. नो प्रॉब्लम. So I'm ending the session now. Thank you. ओके सर.